नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अटल जी ने कई दूरदर्शी निर्णय लेकर एक मजबूत भारत की नींव रखी। दुनिया भर में धूमधाम के साथ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 40 से अधिक कैथेड्रल गिरजाघरों में स्लॉट में प्रार्थना का आयोजन किया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहां शाम 7:15 से रात 11:45 तक 4 स्लॉट में प्रार्थना हुई। आज सुबह 6:30 से दोपहर 11:30 बजे तक 3 स्लॉट में प्रार्थना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस की बधाई देश को दी है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिन भर गिरजाघरों को सजाने संवारने का काम चलता रहा। इस बीच यहां अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर मदर मैरी के सामने मोमबत्तियां जलाईं और गिरजाघरों की सजावट को देख दिल्ली के सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक गोल डाक खाने पर स्थित सेक्रेड हार्ट गिरजाघर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। यहां पर करीब 25 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री भी लगाया गया। इस मुख्य द्वार पर एक बड़ा स्टार भी लगाया गया है। तो पूरे देश में क्रिसमस की धूम है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच क्रिसमस को लेकर तमाम पाबंदियां भी लगाई गई है, लेकिन इस बीच प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी हर्षोल्लास के साथ जो लोग हैं वो आज के दिन ईसा मसीह को याद कर क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। बाहरी रिंग रोड पर पंजाबी बाग में दक्षिण निगम की महत्वाकांक्षी भारत दर्शन पार्क बनकर तैयार है। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर उपराज्यपाल अनिल बैजल, पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही दक्षिण निगम के महापौर मुकेश सूर्यान समेत निगम के अधिकारी उपस्थित होंगे। दक्षिण निगम ने वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर दिल्ली को एक बेहतरीन पर्यटक स्थल विकसित करके दिया है। इससे पहले वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया था, जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। सूर्यन ने कहा कि नवनिर्मित भारत दर्शन पार्क निगम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन्हें निगम स्टोर में बेकार पड़े कबाड़ जैसे पुराने वाहन, पंखे, लोहे की छड़ें, नट बोल्ट इत्यादि से बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर 4 धाम भी बनाए गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन चालकों को आज से टोल शुल्क चुकाना पड़ेगा। शनिवार सुबह 8 बजे से एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा शुरू हो गया। निर्धारित दरों के आधार पर जितनी दूरी वाहन चालक इस एक्सप्रेसवे पर तय करेंगे, उतना ही टोल चुकाना पड़ेगा। टोल वसूलने वाली कंपनी ने तैयारी कर ली है। सराय काले खां से लेकर मेरठ स्थित काशी टोल प्लाजा तक की दरें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले ही तय कर चुका है। बीते सप्ताह इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 21 दिसंबर से टोल शुल्क लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में तारीख में परिवर्तन कर दिया गया। अब 25 दिसंबर से टोल शुल्क लागू करना शुरू हो चुका है। 140 रुपये का टोल शुल्क का भुगतान दिल्ली से मेरठ तक जाने के लिए करना होगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण आने वाले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर का मौसम करवट लेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्रिसमस पर शीतलहर से तो राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी सुबह के वक्त सर्दी काफी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में
आज का न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि दिन में हल्का कोहरा भी छाया रह सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध के कारण कम विजिबिलिटी है। हालांकि अभी तक फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ठंड के कारण लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है, जिससे राहत पाने के लिए आग का सहारा लिया जा रहा है। तो वहीं पर्यावरणविद विक्रांत तोगोड़ ने सेक्टर 16A फिल्म सिटी को ग्रीन बेल्ट में लगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर पर सवाल उठाए हैं। विक्रांत ने दावा किया कि यहां पर हवा साफ नहीं हो रही। 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके नोएडा अथॉरिटी ने BHIL ने CSR से ये प्रोजेक्ट लगाया और ये टावर के संचालन में प्रतिवर्ष 37 लाख खर्च किया जा रहा है, लेकिन यहाँ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। जब हम लोगों ने इसकी पड़ताल की, क्योंकि इसके उद्घाटन से पहले से ही इस बारे में हम लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की कि इस तरह के जो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो टावर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्मोक टावर भी कहा जा सकता है, ये यहाँ पर कारगर नहीं है। दुनिया के कई देशों में, चीन या अमेरिका या फिर दिल्ली में भी इसका अभी परीक्षण चल रहा है। ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बावजूद भी 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके नोएडा अथॉरिटी BHEL ने CSR में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और लोगों को एक तरह से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी हवा को साफ करने के लिए एक प्रयास किया गया है, जबकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कारगर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार दिन में ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि दिल्ली के 100% पात्र लोगों को पहली डोज लग चुकी है। इसके साथ ही इस बड़े कार्य को करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई भी दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली ने 100% पात्र यानी 148.33 लाख लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन लगा दी है। मैं डॉक्टर, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, CGV और अन्य कोरोना योद्धाओं को सलाम करता हूं। दिल्ली के सभी जिला अधिकारियों, CDMO, DMO और जिलाओं के अन्य प्रशासकों को उनके काम के लिए बधाई देता हूं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से आए दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। हाट की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। इस हाट की शुरुआत 23 दिसंबर से हुई और 5 जनवरी तक यह हाट चलेगा। इस बार हुनर हाट में अलग अलग राज्यों की खासियत से जुड़े सामानों को लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से आए मार्बल्स के सामान यहां उपलब्ध हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के लकड़ी के वॉल हैंगिंग्स हाट में मिल रहे हैं। साथ ही पंजाब की जूतियां, वेस्ट बंगाल की साड़ियां, बनारस के सिल्क लोगों का मन मोह रहे हैं। इसके अलावा तमाम स्वदेशी उत्पाद हुनर हाट में मौजूद हैं, जहां 700 से ज्यादा कारीगर, शिल्पकार और दस्तकार भाग ले रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही दिल्ली पुलिस ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के चालान करने कम कर दिए थे। अब ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ने लगा है तो पुलिस फिर अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ तत्काल चालान किया जाए ताकि नियमों का पालन कराया जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस टीमें तैनात की जाएं। इस बाबत सभी थानाध्यक्षों को मौखिक निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एक जगह बड़ी संख्या में एकत्रित होने वाले 1465 सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले 1685 और सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा खाने और शराब पीने वाले 3165 लोगों के चालान किए गए। DDMA के दिशा निर्देश के तहत बाजारों समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना नियमों को पालन करवाने के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से उगाही का आरोपियों को YouTube से ब्लैकमेलिंग का आइडिया मिला था। बदमाशों ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए भरसक प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपी इंटरनेट कॉल के जरिए नोएडा के सेक्टर 15 में जाकर
टीनी को धमकी भरी कॉल करते थे ताकि उनकी लोकेशन का सही पता न चल सके, क्योंकि यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की मोबाइल सिग्नल आते हैं, जिसके चलते आरोपी मान रहे थे कि यहाँ से कॉल करने पर उनकी लोकेशन मिक्स हो जाएगी और पुलिस उन तक नहीं पहुँच पाएगी। नई दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पास से कोई वीडियो नहीं मिला है। अगर डिलीट किया गया तो उसके लिए आरोपियों के मोबाइलों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। वीआईपी कॉल के जरिए मंत्री को मोबाइल पर विदेश का नंबर आता था। इसके लिए आरोपियों ने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर रखी थी। इनमें कबीर आईटी एक्सपर्ट है। ये सैटेलाइट नाम की एक ऐप से नंबर पीड़ित के मोबाइल फोन पर फ्लैश करते थे जो विदेशी होता था। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी उत्तराखंड में किस दल से कौन मिला, किसका किससे दिल मिला, किसने किसे दिया सियासी धोखा, किसकी जीत को किसने रोका, हर हलचल पर होगी बेबाक बहस, हर मुद्दे पर होगा सीधा सवार। न बरगलाएंगे, न बहलाएंगे, न भ्रम फैलाएंगे, हम आएंगे, हम छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं एफएम। हम सिर्फ लखनऊ के गलियारे तक सीमित नहीं होंगे, हम सियासत के मीनारों से लेकर राजनीति की मेहराबों तक अपनी पहचान फहराएंगे, सच से सामना कराएंगे, क्योंकि हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं एफएम। सूबे में अपराध का आकाश विस्तारित हो या घोटालों घपलों की सिलसिलेवार स्थितियां पारित हों, जराइम की दुनिया का हर चेहरा हमारी स्क्रीन पर होगा बेनकाब। हमारी स्क्रीन पर अपराध के अनवरत सिलसिले पर होंगे सवाल। हम बेखौफ होकर पूछेंगे सत्तासीनों से कि बताइए, कानून को कुचलने के लिए क्यों उठ खड़े होते हैं अपराधी? क्यों ढलता हुआ सूरज जराता है हमारी बेटियों को? क्यों राह पर चलते हुए उनके कदम कांपते हैं? क्यों दिन ढलते ही नहीं निकलना चाहता कोई अपना किवाड़ खोलकर? पुलिस या जुर्म हो या पुलिस की नेक दिली और इंसानियत भरा चेहरा, बगैर भेदभाव के हम दिखाएंगे, हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं एफएम खबरों का हर पल, कल आज या कल। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है। 2 सप्ताह में दिल्ली में 96% कोरोना मरीज बढ़े हैं। 9 से 15 दिसंबर के बीच जहां कुल 362 संक्रमित मरीज मिले थे, वहीं अगले 7 दिनों में 16 से 22 दिसंबर के दौरान कुल 712 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी दुगनी हुई है। दिल्ली में अब भी 624 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। कुल कोविड मरीजों में अकेले 55.2% कोविड के मामले दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी जिले से आए हैं। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर दिल्ली में न्यू ईयर और क्रिसमस पर तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। रात में किसी भी तरीके की भीड़भाड़ को इकट्ठा करने को लेकर साफ तौर पर मनाही है। तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो रात में
50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसका ऐलान डीडीएमए की बैठक में पहले ही किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ते इजाफे को देख डीडीएमए की हुई आपातकाल बैठक में तमाम दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर एक बार फिर पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई और दिल्ली दो ऐसे शहर निकलकर सामने आए हैं जिनमें ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले सबसे तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। कितनी देर का तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर दिल्ली में नजर आ रही है। पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में जो इजाफा हुआ है वो 99.5% का है। आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दिल्ली में जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं। तमाम जो नव वर्ष पर आयोजन हैं उनको रद्द किया गया है। किसी भी तरीके की भीड़भाड़ को इकट्ठा करने को लेकर साफ तौर पर मनाही है। रेस्टोरेंट्स, क्लब, बार इत्यादि तमाम जो जगहें हैं वो 50% क्षमता के साथ ही लोगों को बिठा सकेंगे इन तमाम दिनों पर। इसके साथ ही साथ टेस्टिंग की भी रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ाने को लेकर जोर दिया जा रहा है। बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आर.एस. बेदी जी। बेदी जी, किस तरीके से आप देखते हैं कोरोना की ये जो रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले जो बीते 15 दिनों में बढ़े हैं? देखिए, इसमें जो अगर हम इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 3 दिन में डबल हो रहे हैं, राइट? अब अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ 200 है, 300 है या 500 है, तो असल में ये कितने ही गुना ज्यादा होंगे। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में अभी ओमिक्रॉन भी है और डेल्टा के जो वेरिएंट है वो भी अभी गया नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, तो हमें उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा, बट सावधान होने के जो तरीके हैं वो दोनों के लिए सेम है। और सबसे ज्यादा जो दो चीजें जरूरी हैं वो वैक्सीन की 2 डोजेस और जो मास्क है उसको ठीक तरह से पहनना। 3 प्लाई का मास्क टाइट करके पहने ताकि जो हवा है वो आप अंदर ले या बाहर ले तो वो मास्क के थ्रू जानी चाहिए। साइड से लाइट मास्क पहनने की वजह से अगर साइड से आवाज आएगी तो कीटाणु भी साइड से निकलेंगे। बेदी जी, जिस तरीके से अभी तक जो भारत में शुरुआती ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हुए हैं उनमें लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भी तमाम डॉक्टर्स ने बात आगे रखी है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये 2 धारी तलवार है, क्योंकि बहुत से परसेंटेज जो ज्यादा है जिसमें एसिम्प्टोमेटिक है। तो अब उसमें एक तो अच्छी बात है कि ये उनको होगा और इससे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जाएंगे। मगर जो दूसरी धार इसकी है वो ये है कि अगर मेरे को एसिम्प्टोमेटिक है, अगर मेरे घर में कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी है, तो मैं उनको ये पीड़ित कर सकता हूं और उनमें ये सीरियस होके दिख सकता है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर बेदी, जिस तरीके से इस पूरे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी 2 तरीके की बातें सामने आ रही है। कुछ रिसर्च जो है वो ये दिखा रही है कि ये जो है इसकी संक्रमण रफ्तार तेज है और इस रफ्तार से ये ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये डेल्टा की तुलना में उतना ज्यादा घातक नहीं है, लोग अस्पताल में कम भर्ती होंगे और ये कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तमाम देशों में कोरोना को लेकर जो एक हर्ड इम्यूनिटी है उसको डेवलप करेगा। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों बातें अभी तक जो इंटरनेशनल सर्वे हुआ है, रिसर्च हुई है, उसमें यही बातें सामने आ रही हैं कि बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके जो लक्षण है इतना सीरियस नहीं है जितने के डेल्टा वेव के थे। तो ये हमें लगता है कि अगर हम इसको अच्छे से संभाल पाएंगे तो ये हर्ड इम्यूनिटी भी हो जाएगी और आस्ते आस्ते जो कोरोना का प्रकोप है, जो पेंडेमिक है, वो शायद समय लेते खत्म भी हो जाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आप लॉकडाउन को एक विकल्प देखते हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को काबू करने के लिए, या आपको लगता है कि नहीं इस बार लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन के कारण जो लोग हैं वो भी अब परेशान हो चुके हैं?
यस, देखिए, अगर पब्लिक प्लेस के प्रोटोकॉल जो है उनको अगर हम सख्ती से अपनाएंगे, सरकारें अपनाएंगी, और इंडिविजुअल जो है, एक जो व्यक्ति है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, तो मैं समझता हूं कि हम लॉकडाउन की स्थिति से बच भी सकते हैं। और जहां पर हमें अगर एक क्लस्टर में अगर लॉकडाउन लगाना पड़े या स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन लगाना पड़े, लोकल जगह पर लॉकडाउन लगाना पड़े जहां पर के इसकी संख्या ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, तो ये जब स्ट्रेटेजीज हैं ये हमें अपनानी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि टोटल लॉकडाउन से हम बच सकते हैं अगर हम खुद निजी तौर पे। जी, एक और सवाल डॉक्टर साहब, वो मेरा ये है, मैं पिछले 2 बार के संक्रमण को अगर स्टडी करता हूं तो मैं ये एक पैटर्न देखता हूं कि जब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में पिछले बार भी डेल्टा वेरिएंट इसी महीने के आसपास दिसंबर से लेकर जनवरी में वहां वो पीक पर पहुंचा था, तब भारत में मामले इतने नहीं आ रहे थे। भारत में जो हम पीक हमने अटेन की डेल्टा की या फिर जो पहला वेरिएंट था उसकी, वो भी आफ्टर मार्च की, तो क्या यही ओमिक्रॉन के साथ भी हो सकता है कि मार्च के बाद ही ये पीक पर आए? एब्सोल्युटली, आपका जो ये बात कही हुई है बहुत ही ये सुलझी हुई बात है। दोनों वेव्स में भारत में बाहर की तुलना में 2 या 3 महीने का वक्फा रहा है। तो यही हम भी देख रहे हैं कि इसी बयान इसके हिसाब से ही जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये फरवरी में या मार्च में जाके ये इसके बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। जिस तरीके से अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अलग से आइडेंटिफाई होते हैं या वही वो पुराने लक्षण हैं जो कोरोना के पहले थे अभी भी डॉक्टर साहब? इसमें जो बॉडी एक्स और लेथार्जी, सुस्त हो जाता है आदमी और सारे शरीर में दर्दें होती हैं और हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, ये 3 लक्षण जो है बाकी पिछले डेल्टा वेव से और पिछली जो वेरिएंट है उन दोनों से थोड़े से अलग हैं। उनमें खांसी, जुकाम और सांस लेने की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे रही थी। इसमें थकावट और हेडेक और शरीर में दर्द होना, इसके लक्षण बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार देश में इंतजार है, कब तक उम्मीद की जाएगी कि कोरोना के वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगे? क्योंकि जिन देशों में ये ओमिक्रॉन फैल रहा है ज्यादा, खासकर अफ्रीकी देशों में, वहां ये बच्चों को बहुत इन्फेक्ट कर रहा है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके लिए अभी जो है साइंस में इंडिया में भी बहुत जगह से ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे दी जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये बच्चों में भी शुरू होगी। और दूसरा जो वैक्सीन को लेके एक चिंता बनी हुई है वो ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो लोग पीड़ित हैं उनको भी इस बूस्टर डोज के बारे में भी जो जिक्र है वो आ रहा है और इसको भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स स्टडी कर रहे हैं कि इसकी जरूरत कितनी है और कब हमें इसको शुरू करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेदी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस वेरिएंट से जुड़ी वो दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर बेदी ने जिस तौर से कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 7-8 बदमाशों ने लूटपाट के दौरान हुई नोकझोंक के बाद 2 युवकों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला कर दिया। बदमाशों ने दोनों को जमीन पर गिराकर तब तक मारते रहे जब तक दोनों अचेत नहीं हो गए। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को कड़कती ठंड में गहरी नाली में डाल दिया। वारदात के बाद आरोपी पीड़ितों ने 3000 रुपये लूटकर फरार हो गए। राहगीरों ने मामलों की सूचना पुलिस को दी। दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त जतिन के रूप में हुई है, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रमजान अली को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बदमाशों ने पहले आरोपी को घेरा, उसके बाद पत्थरों से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के संगम विहार से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर
आरोपी जो है वो एक नहीं बल्कि 7 लोग हैं और तमाम जो लोग हैं वो एक एक कर पत्थरों से जो पीड़ित है उसकी पीट पीट कर हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे वीडियो को लेकर अब जांच शुरू कर दी है। प्रमुख आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। लात घूसों के अलावा पत्थर से भी जो शख्स है उसको पीटा जा रहा है और उसके बाद कितनी बेरहमी से उसे पास के नाले में ही फेंक दिया गया। हालांकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो चुकी है जबकि दूसरा व्यक्ति इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।